पहले तो सभी बच्चे आकर ये बता दिया करो कि मैम आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है, जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं भैया। ये बताओ आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, ये बता दो। बता दो आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार यस मैम बोल दिया करो तुरंत आते ही। आगे बात करें। तो तेल शोधनशाला करानी है ना आपको मेरे को। अरे चलो तेल शोधनशाला के बारे में यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे, तो ध्यान देंगे। हम बात करेंगे ऑयल रिफाइनरी पे। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तेल शोधनशाला। तेल शोधनशाला, ठीक है। तेल शोधनशाला को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम ऑयल रिफाइनरीज बोलते हैं। ऑयल रिफाइनरीज बोलते हैं। अब ऑयल रिफाइनरी को क्या बोलते हैं, तेल रिफाइनरी, जहां से तेल को शुद्ध किया जाता हो, तेल रिफाइनरी भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पे मैंने लिखा तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी, अब पता है क्या है, तो ये जो तेल शोधनशाला है कारखाना है। बेसिकली क्या है प्यारे बच्चों, ये कारखाना है। तो आप सिंपल से इसके बारे में 2 लाइन लिखें कि मैम ये एक औद्योगिक कारखाना है, एक औद्योगिक कारखाना है। एक औद्योगिक कारखाना जहाँ कच्चे तेल को, जहाँ किसको, देखो तेल शोधनशाला में क्या करते हैं, कच्चा तेल जो होगा ना, जहाँ कच्चे तेल को किसको प्यारे बच्चों, कौन सा तेल को, कच्चे तेल को किस में बदला जाता है, कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी और अन्य उत्पादों में, एलपीजी और अन्य उत्पादों में, अन्य अन्य उत्पादों में
बदला और परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत किया जाता है। बदला और परिष्कृत किया जाता है। जैसे आपसे एग्जामिनर को कैसे क्वेश्चन करेगा, जैसे डिगबोई तेल शोधनशाला है, डिगबोई तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है, बस आपसे स्टेट का नाम पूछेगा और आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि डिगबोई तेल शोधनशाला भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो अब यहीं पे मैं आपको ये चीजें कराने जा रही हूँ कि डिगबोई जैसे डिगबोई मतलब ये ना ऑयल, कच्चे तेल को ना इन चीजों में मतलब पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, एलपीजी में और इनमें सब में बदला जाता है। तो अब डिगबोई तेल शोधनशाला, तेल शोधनशालाएं हैं ये डिगबोई तेल शोधनशालाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 स्टेट के नाम दे देंगे तो आपको एक पर टिक करके आना होगा प्यारे बच्चों। बरौनी तेल शोधनशाला किस राज्य में? बरौनी, बरौनी तेल शोधनशाला बोंगईगांव, बोंगईगांव तेल शोधनशाला हल्दिया, हल्दिया, ये चेन्नई, ये रहा। तो डिगबोई तेल शोधनशाला, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डिगबोई तेल शोधनशाला आपको किस में मिलेगी? आप बोलोगे मैम असम में। बरौनी तेल शोधनशाला प्यारे बच्चों आपको किस स्टेट में मिलेगी? बिहार में। इस तरीके से आपको याद रखना है। बोंगईगांव तेल शोधनशाला आपको कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम असम में मिलेगी। बोंगईगांव, डिगबोई, हल्दिया आपको तेल शोधनशाला कहाँ मिलेगी? तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। चेन्नई तेल शोधनशाला आपको कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में मिलेगी। किस में मिलेगी? किस में मिलेगी? तमिलनाडु में मिलेगी। आगे बात करें, तमिलनाडु में मिलेगी। अब जैसे मथुरा तेल शोधनशाला ये किस राज्य में स्थित है? मथुरा तेल शोधनशाला, मथुरा तेल शोधनशाला नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला जामनगर, जामनगर तेल शोधनशाला बीना, बीना तेल शोधनशाला और पारादीप तेल शोधनशाला। अब बताओ ये कहाँ पर है? तो मथुरा तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम यूपी में। नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे मैम असम में। और जामनगर तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे मैम गुजरात में। और बीना तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। और पारादीप तेल शोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे ये उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये तेल शोधनशाला आपको पता चल गई ना कि आपको इतनी तेल शोधनशालाएं जहां से तेलों को बिल्कुल शुद्ध किया जाता है वो है। अच्छा, भारत में भूतापीय ऊर्जा, अब ये क्या है प्यारे बच्चों? कुछ कहेंगे मैम भारत में भूतापीय ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है? तो जियो थर्मल एनर्जी। ये कैसी? जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है? ये आप बोलोगे मैम ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा।
ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है और ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से प्राप्त होने वाली गर्मी है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से हिस्से से प्राप्त होने वाली गर्मी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। और ये ना कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना है भैया, ये नेचुरल है, ये तो निकलती रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अब कैसे खत्म नहीं होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे मणिकरण गुरुद्वारा है, साहिब है एक गुरुद्वारा है, वहां पे गर्म पानी ना अपने आप निकलता रहता है, पृथ्वी के अंदर से अपने आप निकलता रहता है। अब वहां पे भाई प्रसाद बनता रहता है, उसी गर्म पानी के ऊपर वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वो चढ़ा देते हैं, उनसे प्रसाद तैयार हो जाता है भूतापीय संसाधनों से। तो गर्म पानी निकलेगा प्राकृतिक रूप से, पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, गर्म पानी और भाप निकलती है। गर्म पानी और भाप निकलती है, जिससे सतह के नीचे से बाहर निकाला जा सकता है, जिसे सतह के नीचे से जिसे सतह के नीचे से बाहर निकाला जाता है। जिसे सतह के नीचे से बाहर निकाला जाता है। मतलब समझ में आ गई ना कहानी क्या है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है और ये गर्म पानी के रूप में ये जो है निकल रहा है बाहर। आगे बात समझ में, गर्म पानी के झरने देखें। मैम डेफिनेशन भी लिखना है आपका, वो आपका मन है कि आप डेफिनेशन लिखो या नहीं लिखो। ऊर्जा, ये उद्योग वाला चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों अब इसके बाद, बस आज ये खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर पूरा। हाँ, ये तुम्हारा मन है लिखो या नहीं लिखो। मतलब भूतापीय ऊर्जा स्रोत, अब ये कहाँ कहाँ से निकल रहा है, तो जैसे पुगा घाटी है, तो भूतापीय ऊर्जा की जगह के नाम, कि भूतापीय ऊर्जा किस किस जगह से निकलती है, तो मैं वो जगह लिखा रही हूँ। जैसे आपसे भूतापीय ऊर्जा जहां जहां से निकल रही है, यहाँ तो आपको ये लिखवा दिया कि अब भूतापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ से निकल रही है। भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा स्तर ये कहाँ से निकलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए। तो जैसे पुगा घाटी, अब पुगा घाटी ना भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहां से भी ना पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। मणिकरण, मणिकरण, तपोवन, 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 सूरज कुंड। सूरज कुंड, हजारीबाग, सूरज कुंड, हजारीबाग, ये हो गया। जगह के नाम लिखवा रही हूँ कि कहाँ से गर्म पानी निकलता है। ताता पानी, बलरामपुर, ताता पानी बलरामपुर, और तप्त पानी और अनहोनी। तप्त पानी
और अनहोनी। अब देखो आप, तो आप बताइए प्यारे बच्चों, टुप्पुगा घाटी आपको ये कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम लद्दाख में। मणिकरण आपको ये कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश। जगह याद कर लोगे ना, ये जगह के नाम ही पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। जैसे तपोवन आपसे पूछा जाएगा, तपोवन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, सूरजकुंड हजारीबाग ये कहाँ पर है? तो सूरजकुंड हजारीबाग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये झारखंड में है। और तातापानी बलरामपुर ये छत्तीसगढ़ में। और तप्तपानी उड़ीसा में। मतलब जगह पता चलेगी ना कहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। मतलब भूतापीय ऊर्जा स्रोत किसके रूप में बाहर आती है? गर्म पानी के रूप में जो है ऊर्जा बाहर निकलती है ना? तो तप्त पानी उड़ीसा में है और अनहोनी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब आप ये देख लो, हो गया आपका ये, आराम से इसको नोट डाउन कर लो। गर्म पानी कहाँ कहाँ से निकल रहा है? तो पुगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में ऑप्शन, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, तपोवन उत्तराखंड में, तातापानी, तप्तपानी, अनहोनी। ये आपको जगह के नाम प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अच्छा मैम ठीक है। इसके बाद आता है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा, तुम्हें नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा होगा, सोचो सोचो नाम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही करता चला रहा है। जिसका उपयोग मानव, मतलब जिसका उपयोग, खुद देखो ना पारंपरिक कह रहा है ना, तो डेफिनेशन में तो तुम्हें पारंपरिक चीजें ही बतानी पड़ेंगी। जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से ही शुरू से कर, परंपरा मतलब बहुत पहले से ही करता चला रहा है। जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से, पारंपरिक तौर से शुरू से ही, शुरू से ही करता चला रहा है। शुरू से ही करता चला आ रहा है। अब वो है कौन कौन, मतलब जिनका यूज मानो शुरू से ही कर रहा है, उनके एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल, हम कोयले का यूज शुरू से कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम का यूज सुखा शुरू से कर रहे हैं, कोयले का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस का हम यूज पूरे शुरू से कर रहे हैं, लकड़ी का, चारकोल, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, सूखा गोबर, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल। खनिज तेल आदि। ठीक है, इनका यूज हम बहुत अच्छे से शुरू से ही कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। ठीक है,
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर और खनिज तेल, है ना, इनका। इसके बाद आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब जिनका हम यूज शुरू से ना करते चले आ रहे हो वही तो होंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला रहा, मतलब इसे हमने यूज परंपरा से नहीं किया। अब वो ऐसी चीजें कौन सी जिनका उपयोग मानव शुरू से ना करता चला रहा हो। एक में तो ये बतानी है जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से करता चला रहा हो, और जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला रहा है वो ऐसे है कौन से। तो जिसका उपयोग मानव जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है। तौर से नहीं करता चला आ रहा है। नहीं करता चला आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे कौन कौन से जिनका उपयोग मानो शुरू से ना करता चला रहा, कि तुम्हारी दादी जो तुम्हारे बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं वो ना करते चले आ रहे हो, तो ऐसे हैं सौर ऊर्जा का उपयोग मानव शुरू से नहीं करता चला आ रहा है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब इनका उपयोग मानो शुरू से कहाँ करता चला रहा है? इनका उपयोग कहीं कर रहा है कहीं शुरू से। ये तो अभी सोलर पैनल सबके घर में वही लग गए हैं। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये समुद्र में जो सूर्य चंद्रमा उनकी जो होती है उनकी ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा से जो उत्पन्न ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा, ये तुम्हें पता है गर्म पानी के रूप में भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकलती है बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। तो जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला रहा है। एन एनर्जी सोर्स कैन बी यूज्ड रिन्यूएबल। अब आगे बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? अब आप एक बात नोटिस करना, नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल सेम है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की। देखना मैंने तुम्हें बता दी ये बात। नवीकरणीय ऊर्जा इसे बोलता है रीन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है। पुनः किया जा जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है। तो अब बताओ वो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल। सौर ऊर्जा मतलब ये दोबारा उत्पन्न की जा सकती है और ये तो नेचुरल रूप से प्राप्त होती है।
ज्वारीय ऊर्जा, ये है, समझे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। अब कोई बच्चे ये पूछेंगे मैम ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है। पृथ्वी पर ना सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे के प्राकृतिक उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एक रूप है और इस ऊर्जा का उपयोग टरबाइनों को घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जो समुद्र की ज्वारीय धाराओं की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। अब आता है अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों। अब डालो अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होगा। मैंने कहा ना कैसे उपलब्ध होगा, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। प्यारे बच्चों सीमित यानी इनका बहुत भंडार नहीं है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे, यानी आप बोल सकते हैं लिमिटेड उसमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, लिमिटेड। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके, पुनः ना किया जा सके। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। अब आपको पता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, इनके एग्जाम्पल क्या है, एक तो है कोयला, एक है पेट्रोलियम, और एक है प्राकृतिक गैस। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, क्या ये अब बन रहे हैं। मैं तुमसे कहने लगी क्या ये अब बन रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम ये अब कहाँ बन रहे हैं। ये ना क्या हुआ, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जब पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में बहुत गहराई में सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष या जीवित जीवों के अवशेष जो है दफन हो गए थे, और उनके करोड़ों वर्ष तक भैया अपघटन हुआ, कुछ टूटे फूटे और भाई कोयले के रूप में निर्मित हुए। तो ये जो है ये कोयले के रूप में करोड़ों वर्ष के हैं। ये कोयला, मैं कह दूं कोयला इस टाइम बन रहा है कहीं, हम बना देते हैं, पेट्रोलियम बना देते हैं, नहीं नहीं, ये तो सब हमें मिलते हैं, है ना। तो ये अंदर, और ये ना आपको मैं बता दूं, ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं तीनों। प्यारे बच्चों तीनों कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, ये तीनों अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में, क्योंकि अवसादी चट्टानों में ना मिलते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, और मिलते हैं क्योंकि अवसादी चट्टानों में, क्योंकि इन चट्टानों में अब क्या पाया जाता है, जीवाश्म, क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, देखा होगा आपने।
जीवाश्म जिन चट्टानों में मिलेंगे उन्हीं चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिलेंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टान तो मैग्मा के ठंडा होने से, लावा की पृथ्वी के ऊपर बाहर आने से बनती है। तो भैया मैग्मा में थोड़ी बनेंगे जीवित जीवाश्म, तो उसमें जल भुन जाएंगे। तो उनमें नहीं मिलते ना, काइंसी चट्टान में मिलते, इसमें मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानों में की ही कहानी है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें पहले तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गई होंगी, मुझे बताओ। मैम, अंतिमा। अनवीकरणीय ऊर्जा जिनका उपयोग, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके, तो हम इन्हें पुनः कहाँ, मतलब पुनः कहाँ, एक बार बन गए तो ये दुनिया पे एक ही बार तो बन गए, हम दोबारा कहाँ बना सकते हैं इन्हें। तो हम इन्हें पुनः कहाँ यूज कर सकते हैं। कोयला है, कोयले को एक बार हम यूज कर लेते हैं तो दोबारा थोड़ी बन जाएगा, ये बताओ। दोबारा थोड़ी यूज कर लेंगे, कोयले का एक बार यूज कर लेंगे, पेट्रोलियम का हमने एक बार। मैम जी चश्मा अच्छा लग रहा है, चश्मा की लगाने की मजबूरी है, आंखें ऐसी हो गई थी अंदर जा रही हैं जैसे। जी। चट्टाने भी पढ़ाऊँ, चट्टाने तुम्हारे में नहीं, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो हम तीनों को एक बार यूज कर लेते हैं। तो तुमने कभी देखा है कि दोबारा इनका यूज हो रहा है? बताओ, तुमने कभी देखा है कि दोबारा इनका यूज हो रहा है? बता दो। ठीक है, कोयला है, कोयला देखो आपको पता है, जब कोयला लाखों साल पहले दलदली जंगलों में दबे पौधों के अवशेषों से बनता है, मतलब एक बार यूज हो गया तो कोयला दोबारा यूज करने लायक थोड़ी बचता है। तो तुम्हें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी करा दी, तेल रिफाइनरीज भी करा दी मैंने सारी, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भी करा दिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी करा दिए, गैर पारंपरिक भी करा दिए। ठीक है, ये सब तो तुम्हारे हो गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? एक बार सब मुझे यहाँ पर बताओ कि यस मैम, इतना हमें समझ में आ गया है। हो गया। चलो, हुआ यहाँ तक, सबने लिख लिया? मैम, हाँ। अरे वो वैसा कोयला नहीं बनता जो चाहिए होता है।
यहाँ तक आपका हो गया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर ना मैं आपको लिखवा देती हूँ प्रमुख तेल क्षेत्र। एक एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रमुख तेल क्षेत्र बता दो कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो आप बोलोगे मैम असम, असम में बताओ। डिगबोई, नहरकटिया, नाहरकटिया, बस सुरमा घाटी। मतलब ये तेल निकलता है यहाँ पर से। असम, असम के बाद आता है गुजरात। गुजरात का अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, महसाड़ा, अलियाबेट, नवागांव, कोसांबा। यहां से ये तेल क्षेत्र है प्रमुख। सानंद, लुनेज, आदि। मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, तेल। प्रमुख तेल क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र के तेल क्षेत्र बताओ। मुंबई हाई, बसीन, मुंबई हाई, मुंबई हाई व बसीन, ठीक है। राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बाड़मेर। और कौन सी नदी घाटी में मिलता है, तो आप यहां पर बोलोगे कृष्णा, गोदावरी। नदी बेसिन क्षेत्र से भी तेल निकाला जाता है। नदी बेसिन क्षेत्र से भी प्यारे बच्चों तेल निकाला जाता है। ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। असम का तेल क्षेत्र, गुजरात का तेल क्षेत्र, महाराष्ट्र का तेल क्षेत्र, राजस्थान का तेल क्षेत्र, और ये देखो हो गया। आया समझ में। खनिज तेल में प्राकृतिक गैस, आपको पता है ना, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से। मैंने कहा ना जितने भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। मैंने कहा ना वो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, जीवाश्म युक्त चट्टानों में। ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि भारत में ये तो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, कुआं ऊपरी असम के, ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में
1861 में खोदा गया। 1861 में खोदा गया, ये ध्यान रखना। जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई। जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई 1889 में खुदाई, ले जा इसे, खुदाई की गई। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर ये लिखेंगे, सौर ऊर्जा तुम्हें पता चल गया, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त होने वाली विकिरण को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। हो गया यहाँ तक? एक और लिखो, ये तो प्रमुख तेल क्षेत्र लिखवाएं। इम्पोर्टेंट तो मुझे तुम्हें सारा ही लिखवाना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा, आपने कभी देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बांध बनाकर बहते हुए पानी में, ध्यान रखेंगे है ना, बांध बनाकर बहते हुए पानी में बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इससे ना इससे प्रदूषण भी नगण्य होता है और ये एक बहुत सस्ती प्रणाली है। तो जैसे जल विद्युत ऊर्जा, आपने डैम देखोगे, डैम पे ही तो ये सब बनता है कि टरबाइन पे पानी गिराकर उससे जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग बच्चों कहाँ पर है? दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में। दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में, सन याद रखना 1879 में की गई, 1897 में की गई। इसके बाद 1902 में, इसके बाद 1902 में, इसके बाद प्यारे बच्चों 1902 में शिव समुद्रम में, इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई। जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसके सन याद कर लेना, जो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, सन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने हैं। एक तो ये याद रखना कि स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में है ना,
और इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई। और ये शिव समुद्रम 1902 वाला किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। ये हो गया। हम्म यहाँ तक ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये याद रखना है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कावेरी नदी पर है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। ओके। तो ये आपको मतलब इनमें से इम्पोर्टेंट ये चीजें थी, मैंने आपको लिखवा दी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हम्म ओके। तो ये तुम्हारी कहानी कि प्रमुख तेल क्षेत्र भी लिखवा दिए, डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी। ये प्रमुख तेल क्षेत्र याद कर लेना कि गुजरात के कहाँ पर है। यहाँ से क्या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निकलते हैं। मैम 8081 देख लो। क्या देख लो? 8081 धीरज कुमार। कहाँ पर 1861 है? कहाँ गलती कर दी मनीष? दोबारा बताओ। गुजरात के तेल क्षेत्र बताओ। तो गुजरात के तेल क्षेत्र याद कर लो ना, कौन कौन से हैं, ये पूछ जाएगा। मैम 1861 को सही करो। अरे ये सिद्रापोंग में 1897 में ही की गई थी प्यारे बच्चों। ये 1897 ही है। और ये सन भी एग्जैक्ट यही है, मेरे से बोलने में गलती हो गई होगी। हम्म आवाज अब ओके है? 1897 ही है, ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके। हाँ। अब मैं आपको ना इसकी पीडीएफ दे देती हूँ प्यारे बच्चों। अब ये आपका पूरा मतलब मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। कल हम उद्योग वाला टॉपिक करेंगे। और इसकी मैं इंग्लिश वाली पीडीएफ भी दे देती हूँ, कभी कोई बच्चा तो इंग्लिश वाला रह गया हो, है ना, इंग्लिश वाले रह गए हो, और पीवाई की और दे देती हूँ। अच्छा मैम माकूम वाला ठीक कर दो। माकूम वाला ठीक करना है क्या? 1861 नहीं है क्या? एक बार चेक करती हूँ, रुको। हाँ, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में किस सन में खोदा गया था? 1889 में खोदा गया था। कहीं कहीं प्यारे बच्चों 1866 लिखा है, कहीं कहीं 1867 लिखा है। यही सही है जो मैंने लिखवाया है। हम्म ये सही है 1867। अरे मेरी बात सुनो, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछे डिगबोई में, ये है डिगबोई में। कहानी तो डिगबोई में। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा। हाँ यहाँ पर ना मतलब डिगबोई भी तो दे रखा है। हाँ बताओ। अगर आपसे कहे
सॉरी, मैं आपसे बोलती हूँ, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया, तो ये कभी ऑप्शन में आता ही नहीं। ऑप्शन वाले हमेशा ये दिए रहेंगे, डिगबोई। तुम देखना, भारत का पहला तेल कुआं जो है डिगबोई में 1889 में खोदा गया। कहाँ पर? डिगबोई में 1889 में खोदा गया। कभी भी ये ऑप्शन में नहीं आता, माकूम क्षेत्र वाला। हम्म। ओके, अब बताओ, ये नहीं आता माकूम क्षेत्र वाला। तो आप इसको ना ऐसे कर लो ना, भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं। तो ये ऊपरी असम वाला तुम हटा ही दो, इसे छोड़ो। क्योंकि डिगबोई वाला ही ना, जैसे एनटीपीसी वगैरह ने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं डिगबोई। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं डिगबोई में। कहाँ पर आपको याद रखना है कि मैम डिगबोई में खोदा गया था, डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई। डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई, बस अब लिख लो। वो माकूम वाला ना, वैसे सही कह रहे हो, पूछा ही नहीं जाता। वो कभी एग्जाम में आया ही नहीं है प्यारे बच्चों, कभी एग्जाम में आया ही नहीं, तो उसे लिखने से कोई फायदा भी नहीं है ना। हाँ, माकूम को हटा दिया मैंने, डिगबो ही कर दिया मैंने। तो ये आपका हो गया है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लोगे। और अब ना मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, मैंने तुम्हें पीडीएफ तो दे ही दी ना। ये पीडीएफ में पीवाईक्यू मिलेंगे प्यारे बच्चों। ये देखो, मैंने ना इंग्लिश बाइलिंगुअल पीडीएफ ऐसी बना रखी है कि कोयला ऐसे होता है, ये सब बना रखा है यहाँ पे। तो ये मैंने तुम्हें दे दी, जो बाइलिंगुअल इंग्लिश की जिसे चाहत है कि मैम इंग्लिश में भी करा दो, तो वो इनके लिए है ये पूरी पीडीएफ। तो यहाँ पर ये देखो, ज्वारी ऊर्जा, ऐसे समुद्र में ऐसे टरबाइन लगे होते हैं। और पवन ऊर्जा ये कुछ ज्यादा, यहाँ पर ये कोयल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पीवाईक्यू, इन पीवाईक्यू को कर लेना, बस ये पीवाईक्यू रहेगा। तो ये पीवाईक्यू, और ये अपनी बुक में लिख लेना, ये कॉपी में लिख लेना, ये कॉपी में कर लेना, ये वाले। ठीक है, कॉपी में कर लेना और ये कर लेना, ये बस हो गया आपका। इतना कर लेना, ये दोनों, ये पीवाईक्यू नहीं करवाए मैंने, मेरा बाकी पूरा करवा दिया है। कर लोगे? ये दोनों पीवाईक्यू में कर लेना कि भारत का रूर प्रदेश, यानी भारत का खनिज, जहाँ से खनिज बहुत प्राप्त होते हैं, वो छोटा नागपुर पठार ही है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलेंगे। पीट कोयले का निर्माण दलदलों में होता है। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। 1 2 3 4 5 5 6 7 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना। और उद्योगों की जननी कोयले को कहते हैं, श्वेत कोयला जल विद्युत है। ओके, 7 क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में कर लेना। और मैंने बाइलिंगुअल दे दी है पूरी पीडीएफ, ताकि आप ना, ऊपर का हिंदी वालों का है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो इनका मन करे तो वो पढ़ सकते हैं। ये मैंने पीडीएफ सेव कर दी है, 438। ठीक है, हो गया। 7 पीवाईक्यू अपनी कॉपी में लिख लोगे, पूरा कंप्लीट हो गया है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कल उद्योग वाला टॉपिक होगा। थैंक यू। क्लास हो गई, क्लास हो गई, इसकी जैकेट निकाल।